हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको इंग्लिश का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप इन 10 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आपका 8 नंबर कहीं नहीं गया है। यानी कि जो ये क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है अगर आपको 12th इंग्लिश में 8 नंबर बिल्कुल पक्का करना है तो। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 12th इंग्लिश प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं 12th इंग्लिश प्रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप प्रोज के उन 10 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपका 8 नंबर वहां पर क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर के 10 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप इनको शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक होंगे। यानी कि इस वीडियो में हम चैप्टर 1 द थर्ड लेवल, चैप्टर 2 द टाइगर किंग, चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और चैप्टर 4 द एनिमी, इन चारों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो हमारे फर्स्ट चैप्टर से है जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन टू प्रीवियस ओकेजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि चार्ली पिछले 2 अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे गुम हो गया। देखिए चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कैसे गुम हो गया। ठीक है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा इसका आंसर, ताकि आप लोग इस प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में लिखें तो आपको पूरा नंबर मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन 2 प्रीवियस ओकेजन, यानी कि चार्ली पिछले 2 अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे गुम हो गया। देखिए इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी भी पढ़ा चुका हूं, उनको भी आपको जाकर पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया वो भी आ सकते हैं, तो आपको जाकर उसे भी देख लेना। ठीक है, तो देखिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज लाइक ए मेज, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वाज था लाइक की तरह, ये मेज एक भूल भुलैया, मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। ठीक है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक भूल भुलैये की तरह था। ठीक है, भूल भुलैये में अगर आप फंस जाएं तो आप रास्ता भूल जाएंगे। आगे देखिए, चार्ली ऑलवेज लॉस्ट हिज वे, यानी कि चार्ली ऑलवेज हमेशा लॉस्ट खो दिया या भूल जाना, हिज वे अपने रास्ते को। तो चार्ली ने हमेशा अपना रास्ता खो दिया, यानी कि चार्ली हमेशा अपना रास्ता भूलता रहा। ठीक है, क्योंकि वो भूल भुलैये की तरह था। आगे देखिए, वंस ही गॉट इनटू ए ट्यूनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ ए होटल। तो वंस ही गॉट, वंस का मतलब एक बार। ठीक है, ही गॉट उसने पाया, ठीक है उसने पाया, इनटू ए ट्यूनल एक ट्यूनल। ठीक है, ट्यूनल का मतलब क्या होता है? एक सुरंग। ठीक है, अबाउट ये मील लगभग 1 मील की। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो चार्ली है वो एक बार वह लगभग 1 मील लंबी सुरंग में घुसा। ठीक है, यानी कि चार्ली जब उस भूल भुलैये में फंसा था तो वो जो है 1 मील लंबी सुरंग में घुसा एंड और केम आउट इन ये लॉबी ऑफ ये होटल, और वो एक होटल की लॉबी में निकला। देखिए केम आउट निकला इन द लॉबी, एक लॉबी में, ऑफ ये होटल एक होटल की। ठीक है, तो क्या हुआ कि वंस ही गॉट इनटू ए ट्यूनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ ये होटल, यानी कि एक बार वह लगभग 1 मील लंबी सुरंग में घुसा और एक होटल की लॉबी में निकला। देखिए ध्यान से समझना, थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने पहले ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब तब भी आपको ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन। आगे देखिए, ऑन एन अदर ओकेजन, यानी कि दूसरे अवसर पर, ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, यानी कि वह एक कार्यालय भवन में निकला। देखिए ऑफिस का मतलब कार्यालय, बिल्डिंग का मतलब भवन, तो दूसरे अवसर पर वह एक कार्यालय भवन में निकला। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन 2 प्रीवियस ओकेजन, यानी कि चार्ली पिछले 2 अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे गुम हो गया। तो देखिए 2 अवसर में वो कैसे गुम हुआ। सबसे पहले आप ये जानिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज लाइक ए मेज, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक भूल भुलैये की तरह था। चार्ली ऑलवेज लॉस्ट हिज वे, चार्ली हमेशा अपना रास्ता भूलता रहा। वंस ही गॉट, पहली बार यानी कि पहले अवसर पर क्या हुआ, वंस ही गॉट इनटू ए ट्यूनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ ए होटल, तो एक बार
वह लगभग 1 मील लंबी सुरंग में घुसा और एक होटल की लॉबी में निकला। ऑन अनदर ओकेजन, दूसरे अवसर पर, ही केम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग, वह एक कार्यालय भवन में आया। ठीक है, तो दोनों अवसर पर इस प्रकार से उसने अपना रास्ता खो दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही आपको समझना है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, यानी कि सैम का पुराना काम क्या है, पुराना धंधा क्या है। व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वह इसके लिए वह वापस क्यों नहीं जा सकता, यानी कि सैम का पुराना धंधा क्या है, इसके लिए वह वापस क्यों नहीं जा सकता। तो देखिए सैम जो है ये एक साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट का मतलब मनोचिकित्सक। तो देखिए सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना धंधा इज है दैट की ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक का। ठीक है, तो सैम का पुराना धंधा एक मनोचिकित्सक का है, यानी कि वो साइकियाट्रिस्ट है। आगे देखिए, बट लेकिन नाउ, अब ही इज इन गैलेसवर्ग, वह गैलेसवर्ग में है आप 1894, यानी कि 1894 की। तो लेकिन अब वह 1894 के गैलेसवर्ग में है। देखिए वो कल्पना करता है, ठीक है, कि मैं 1894 के गैलेसवर्ग में आ चुका हूं। तो 1894 में हमारे पास उतना प्रॉब्लम नहीं था जितना आज प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न युग में। ठीक है, इट इज ए पीरियड, यह वह समय है व्हेन जब पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त थे। तो 1894 वह समय अवधि है, वह समय है जब लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त थे। तो जब किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी तो वहां पर किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो देखिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, वहां किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। 10 इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक, वापस नहीं आ सकता है, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यवसाय में। ठीक है, तो इस प्रकार सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन था कि सैम का पुराना बिजनेस क्या है, वह अपने बिजनेस में वापस क्यों नहीं जा सकता। तो सैम सोल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट, सैम का पुराना व्यवसाय एक मनोचिकित्सक का है। बट नाउ ही इज इन गैलेसवर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के गैलेसवर्ग में है। इट इज ए पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यह वह समय है, यह वह अवधि है जब लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहां किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। दस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार सैम अपने पुराने व्यवसाय में नहीं जा सकता। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है ये हमारे सेकंड चैप्टर से है, जिसका नाम है द टाइगर किंग। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल। इसका मतलब होगा कि बाघों को मारने के लिए, उनकी अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए महाराजा क्या करेगा। यानी कि जब महाराजा के राज्य में बाघों की संख्या में कमी आने लगी तो वो कहां से बाघ लाएगा, वो उसके लिए कौन सा उपाय करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या किया उन्होंने, द महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स, यानी कि द महाराजा किल्ड, मारा 70 टाइगर्स, 70 बाघों को विद इन 10 ईयर, यानी कि 10 साल के अंदर। ठीक है, तो महाराजा ने 10 साल के अंदर 70 बाघों को मार डाला। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ, जब उसके राज्य में बाघों की कमी होने लगी तो देखिए क्या किया, देन ही मैरिड, तब उसने शादी कर लिया, विवाह कर लिया ये गर्द एक लड़की से, फ्रॉम द स्टेट, वो उस राज्य में रहती थी, व्हिच, जिसमें हैड ये लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसमें बाघों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, राजा ने जब उसके राज्य में बाघों की संख्या में कमी होने लगी तो फिर उसने राज्य की एक ऐसी लड़की से शादी किया जिसके पास बड़ी संख्या में बाघ थे, यानी कि उसके राज्य में काफी बाघ थे, बाघों की संख्या ज्यादा थी। तब उसने क्या किया, द महाराजा किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम, तब उसने क्या किया, लगभग 5 से 6 बाघों को मारते थे, यानी कि महाराजा हर बार लगभग 5 से 6 बाघों को मारने लगे ताकि वो 100 बाघों को पूरा कर सकें। फिर क्या हुआ, ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, तब वो अपने ससुर जी के पास गए, यानी कि जिससे उसकी शादी हुई थी जिस लड़की से, उसके पिताजी के पास गए, यानी कि वो अपने ससुर के पास गए। फिर क्या हुआ, 10 इस प्रकार ही वाज एबल, वह समर्थ रहे, टू किल, मारने में 99 टाइगर, यानी कि 99 बाघों को। तब इस प्रकार वह 99 यानी कि 99 बाघों को मारने में सक्षम थे। ठीक है, तो उन्होंने 99 बाघों को मार दिया था। फिर लास्ट में क्या हुआ, तो क्वेश्चन आपका क्या था कि व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, यानी कि बाघों को मारने के लिए उनकी अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए महाराजा क्या करेगा। तो द महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स, यानी कि महाराजा ने 10 साल के अंदर 70 बाघों को मार डाला। देन ही मैरिड ए गर्ल फ्रॉम द स्टेट व्हिच हैड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, तब उसने एक ऐसे राज्य की लड़की के साथ शादी की
जिसके राज्य में बड़ी संख्या में बाघ थे। द महाराजा किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम, और लगभग हर बार महाराजा 5 से 6 बाघों को मारते थे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, तब वो अपने ससुर जी के पास गए। दस ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स, इस प्रकार उन्होंने 99 यानी कि 99 बाघों को मारने में सक्षम थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी चैप्टर से है। व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम जो राज्य है इसमें बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो देखिए राजा हैं, अब राजा को ज्यादा से ज्यादा बाघों को मारना था, तो वो चाहते थे कि अपने राज्य में मैं ही सिर्फ बाघों का शिकार करूं, कोई और ना करे, क्योंकि उनको 100 बाघों को मारना था। ठीक है, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि तुम्हारी मृत्यु जो होगी वो बाघ के कारण होगी, इसीलिए क्या हुआ, बैन लगा दिया गया। तो देखिए व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो देखिए द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट ये टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर, यानी कि द महाराजा वाज टोल्ड, उनको बताया गया था बाय द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों द्वारा, दैट की ये टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू हंट, शिकार करने का, ऑल टाइगर, सभी बाघों का। तो क्या हुआ कि महाराजा को ज्योतिषियों ने बताया था कि एक बाघ के कारण उनकी मृत्यु होगी, यानी कि एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला किया। ठीक है, फॉर दिस रीजन, इस कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैंड, यानी कि शेर का, बाघ का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। टू ऑल एक्सेप्ट, यानी कि सभी पर सिवाय किसके, हिम, उनके राजा के। ठीक है, तो क्या हुआ, यही कारण है। ठीक है, यही कारण है कि उनके अलावा सभी के लिए बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि केवल राजा ही बाघों का शिकार अपने राज्य में कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, थोड़ा सा देखिए। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, यानी कि महाराजा स्वयं सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे ताकि वो सभी बाघों का शिकार कर सकें। ठीक है, तो यही रीजन था कि महाराजा ने अपने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो देखिए द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट ये टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर, यानी कि महाराजा को बताया गया था कि एक महाराजा को ज्योतिषियों ने बताया था कि एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला किया। फॉर दिस रीजन, इस कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सेप्ट हिम, उनके अलावा बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, यानी कि महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। ठीक है, समझ में आया चौथा क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो भी इसी चैप्टर से है, द टाइगर किंग से। देखिए जो भविष्यवाणी की गई थी किसके द्वारा, ज्योतिषियों द्वारा, क्या वह भविष्यवाणी सत्य हुई, क्या राजा की मृत्यु बाघ द्वारा हुई। तो देखिए हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन प्रूव ट्रू, यानी कि मुख्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध हुई, यानी कि सही कैसे सिद्ध हुई, आखिर बाघ के कारण किस प्रकार से राजा की मृत्यु हुई। तो देखिए द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विथ द वुडन टाइगर, यानी कि द किंग राजा एंड हिज सन उसका पुत्र बियर प्लेइंग खेल रहे थे विथ द वुडन टाइगर, एक लकड़ी के बाघ के साथ। तो महाराजा और उसके पुत्र, ठीक है, राजा और उसका पुत्र लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहे थे, अपने बच्चे को खिला रहे थे। ये सिल्वर पियर्स्ड, एक चांदी का टुकड़ा, द किंग्स हैंड्स, यानी कि राजा के हाथ में आकर चुभ गया। ठीक है, तो उसमें से एक चांदी का टुकड़ा जो है राजा के हाथ में आकर चुभ गया, यानी कि उनके हाथ में छेद कर दिया। अब जब हाथ में छेद हो गया तो क्या हुआ, देखिए ही रिमूव्ड इट, उसने उसे निकाल दिया, बट लेकिन द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 days द किंग डाइड, लेकिन क्या हुआ, संक्रमण लगातार फैलता गया और 4 दिनों के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई, राजा की मृत्यु हो गई। तो क्या कहा गया आगे देखिए, इट वाज इंडीड द 100 टाइगर दैट किल द किंग, यह सचमुच वही 100वां बाघ था जिसने राजा को मारा। ठीक है, तो यह सचमुच वही बाघ था जिसने राजा को मारा। समझ में आ गया। तो चलिए थोड़ा सा फिर से देखते हैं, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन प्रूव ट्रू, यानी कि मुख्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी कैसे सिद्ध हुई। तो देखिए द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, यानी कि राजा और उसके पुत्र लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहे थे। ये सिल्वर पियर्स द किंग्स हैंड, एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा आकर उनके राजा के हाथ में चुभ गया, उनके हाथ में उसने छेद कर दिया। ही रिमूव्ड इट,
उसने उसे निकाला, ठीक है, उसने उसे हटा दिया, बट लेकिन द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, संक्रमण बढ़ता गया, एंड विद इन 4 days द किंग डाइड, और 4 दिनों के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। इट वॉज इंडीड, यह सचमुच या वास्तव में वही बाघ था, द 100 टाइगर, 100वां बाघ था, डेट किल द किंग, जिसने राजा को मारा, ठीक है। तो वास्तव में 100वें बाघ था जो राजा को मारते थे, ठीक है। तो वही बाघ जो है लकड़ी का बाघ ही था, लेकिन राजा को बाघ के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भविष्यवाणी थी ज्योतिषियों की वो सत्य सिद्ध हुई। समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर से है, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के विषय में किस बात पर लेखिका को सबसे अधिक आश्चर्य हुआ, ठीक है। यानी कि जो अंटार्कटिका है उसके विषय में किस बात पर लेखिका को सबसे अधिक आश्चर्य हुआ, वो वंडर में कब गई। तो देखिए द ऑथर गॉट, यानी कि लेखक को यह ज्ञान हुआ, लेखक ने पाया, द नॉलेज, यह ज्ञान, दैट की इंडिया एंड अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका, बियर वंस, एक बार थे, पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास, यानी कि एक ही भूभाग का हिस्सा, ठीक है। तो क्या हुआ, लेखक को यह ज्ञान हुआ कि भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही भूभाग का हिस्सा थे, यानी कि जो इंडिया है और अंटार्कटिका है ये कभी ऐसा एक समय था जब ये दोनों एक ही भूभाग का हिस्सा थे, ठीक है। दिस फैक्ट का मतलब यह तथ्य, इस तथ्य ने सरप्राइज हिम, उन्हें आश्चर्य कर दिया, मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के बारे में, एज एट प्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ दीज, यानी कि इनका जो जलवायु है, दीज प्लेस आर टुगेदर डिफरेंट, यानी कि अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस तथ्य ने, जो लेखिका है उन्हें अंटार्कटिका के बारे में सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, क्योंकि वर्तमान में इन स्थानों की जलवायु पूरी तरह से भिन्न है, यानी कि भारत और अंटार्कटिका की जो जलवायु है ये पूरी तरह से भिन्न है। लेकिन लेखिका को यह पता चला कि एक भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही भूभाग के हिस्सा थे, ठीक है। यानी कि ऐसा भी समय था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के हिस्सा थे, ठीक है। तो इसी बात ने लेखिका को आश्चर्य में डाल दिया। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से है। देखिए व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा वातावरण है इसका टेम्परेचर लगातार क्यों बढ़ रहा है। देखिए द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, यानी कि वैश्विक तापमान, हमारे जो वैश्विक तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, क्यों, बिकॉज, क्योंकि ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि गिरावट हो रही है इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में, व्हिच इफेक्ट्स, जो प्रभाव डालता है, द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। अब जब फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, व्हिच इन टर्न्स अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, जो कि वैश्विक कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन आपका है कि व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, ठीक है। यानी कि ओजोन परत में गिरावट के कारण औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, व्हिच इफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है, व्हिच इन टर्न्स अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, जो कि वैश्विक कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। इसीलिए आज हमारे वातावरण का तापमान लगातार बढ़ रहा है, गर्मी बहुत जल्दी आ रही है। तो इसका यही कारण है क्योंकि ओजोन परत में लगातार गिरावट हो रही है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, और जब प्रदूषण की समस्या बढ़ती जाएगी, पेड़ों में यानी कि वनों के कटाव होगा, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा काटा जाएगा, तो इससे हमारा टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी हमें आगे चलकर। इसीलिए कहा गया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करें, पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि क्या चीज विश्व का औसत तापमान बढ़ा रही है, यानी कि वो कौन सी चीज है जो आज विश्व का औसत तापमान बढ़ा रही है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ये है ग्रीन हाउस गैस, एक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, दैट, जो कि ट्रैप्स का मतलब होता है फंसाती है, हीट, गर्मी को, इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण में। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में गर्मी को फंसाती है, ठीक है। द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल
फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड ये ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब होगा द अल्टीमेटर बर्निंग। ठीक है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, आप फॉसिल्स फ्यूल जो ईंधन है, हैज नाउ क्रिएटेड, ये उत्पन्न कर रहे हैं। किसको उत्पन्न कर रहे हैं? तो देखिए आगे क्या है, ये ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हमारे संसार में एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन गया है। तो क्या हुआ है कि जीवाश्म ईंधन जो है इनके निरंतर जलने से अब दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन गया है। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है इनके लगातार जलने से हमारे दुनिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण बन गया है, क्योंकि आपको पता है हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब आवरण बन जाएगा तो हम सांस कहां से लेंगे? तो इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जो चीज हम बाहर निकालते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करना चाहिए। व्हिच इज स्लोली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और यह धीरे धीरे औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रहा है। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि क्या चीज है जो विश्व का औसत तापमान बढ़ा रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में गर्मी को बढ़ाती है। ठीक है, द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड व्हिच इज स्लोली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन के निरंतर जलने से अब दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन गया है और धीरे धीरे औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं ताकि हमारा वातावरण बचा रहे। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे चौथे चैप्टर से है जिसका नाम है द एनिमी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वाज हाना, यानी कि हाना कौन थी? हाउ डिड सदाओ मैरी हर, यानी कि सदाओ की उससे शादी किस तरह हुई? ठीक है, ये नाम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये लोग जापानीज हैं। ठीक है, तो हाना कौन थी? हाउ डिड सदाओ मैरिज हर, यानी कि सदाओ की उससे शादी किस तरह हुई? तो देखिए हाना वाज सदाओस वाइफ, यानी कि हाना जो थी वो सदाओ की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर्स हाउस, यानी कि वह उसे पहले अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर ले गया। ठीक है, वह वहां पर उनकी मुलाकात हुई। आगे देखिए, दे फेल इन लव, वे प्यार में पड़ गए, उनको प्यार हो गया आपस में। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हाना, तब सदाओ ने हाना के बारे में अपने पिताजी से बताया। देन दियर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, तब उनकी शादी पुराने जापानी तरीके से तय की गई, यानी कि उनकी शादी जो है वो पुराने जापानी तरीके से हुई। हाना वाज रियली ए डिवोटेड वाइफ, यानी कि हाना जो है वो वास्तव में एक समर्पित पत्नी थी। तो क्वेश्चन था कि हाना कौन थी, उनकी शादी सदाओ से कैसे हुई? तो हाना वाज सदाओज वाइफ, हाना सदाओ की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस, उनकी पहली मुलाकात अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर में हुई। दे फेल इन लव, उनको आपस में प्रेम हो गया। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हाना, सदाओ ने हाना के बारे में अपने पिताजी से बताया। देन दियर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, तब उनकी शादी पुराने जापानी तरीके से तय की गई। उसके बाद क्या हुआ, हाना वाज रियली ए डिवोटेड वाइफ, यानी कि हाना जो थी वो वास्तव में एक समर्पित पत्नी थी। ठीक है, तो यही था कि हाना कौन थी और उसकी शादी सदाओ से कैसे हुई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर का है कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर, यानी कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न, यानी कि मुख्य चिंता, कंसर्न का मतलब चिंता क्या थी आप सदाओस फादर, यानी कि सदाओ के पिता की। तो सदाओ के पिताजी की मुख्य चिंता क्या थी, वो किस चीज को लेकर चिंता करते थे? तो देखिए द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर वाज सदाओस एजुकेशन, यानी कि द चीफ कंसर्न, यानी कि मुख्य चिंता आप सदाओ के पिताजी की, वाज सदाओस एजुकेशन, यानी कि सदाओ की शिक्षा थी। ठीक है, तो पिता की जो है सदाओ के पिता की मुख्य चिंता सदाओ की शिक्षा थी कि वो कैसे पढ़े लिखेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, फॉर दिस वेरी पर्पस ही सेंट सदाओ टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। फॉर दिस वेरी पर्पस, और इसी उद्देश्य से ही सेंट, उन्होंने भेजा था सदाओ को टू अमेरिका में टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा और दवाओं के बारे में सीखने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, क्वेश्चन था कि सदाओ के पिताजी की मुख्य चिंता क्या थी? तो द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर वाज सदाओस एजुकेशन, यानी कि सदाओ के पिताजी की मुख्य चिंता
सदाओं की शिक्षा थी कि वो कैसे पढ़ेगा, ठीक है। फॉर दिस वेरी पर्पस ही सेंट सदाओ टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, ठीक है। यानी कि इसी उद्देश्य से सदाओं को शल्य चिकित्सा और चिकित्सा सीखने के लिए उन्होंने अमेरिका भेजा था ताकि वो चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो यही उनकी मुख्य चिंता थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जो कि आपके 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैंने आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताया ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा।